सौगातों की बरसात हुई है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगातों का पिटारा खोला है। देखिए, ध्यान से सुनिए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यह सौगात मिली है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है। जिला प्रमुख का मानदेय जो कि 10,000 रुपए था, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया गया है। पंचायत समिति प्रधान का मानदेय 7,000 रुपए था, इसे बढ़ाकर 8,400 कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,800 किया गया है। जिला परिषद सदस्यों की बात करें तो इनका मानदेय 500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 350 से बढ़ाकर 420 रुपए किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य का मानदेय अब 200 नहीं रहेगा, बढ़ा दिया गया है, 240 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 20% मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी और अब यह मानदेय बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर है। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर मिल रही है। 60 से ज्यादा पार्षदों ने कमेटियां भंग करने का संकल्प पत्र सौंपा है। जो मौजूदा कमेटियां हैं उन्हें भंग करने का संकल्प मेयर सौम्या गुर्जर को सौंपा गया। संकल्प पत्र को प्रस्ताव के तौर पर बोर्ड बैठक में अब लाया जाएगा और अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो कमेटी पदाधिकारियों पर संकट है। 21 वर्किंग कमेटियों के चेयरमैन की कुर्सी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम से। 60 से ज्यादा पार्षद हैं जिन्होंने संकल्प पत्र सौंपा है मेयर सौम्या गुर्जर को। जो मौजूदा कमेटियां हैं उन्हें भंग करने की बात इस संकल्प पत्र में शुमार है। अब संकल्प पत्र को प्रस्ताव के तौर पर बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। अगर बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ तो कमेटी पदाधिकारियों पर संकट आ जाएगा। 21 वर्किंग कमेटियों के जो चेयरमैन हैं उनकी कुर्सी तक जा सकती है। तो शहर की सरकार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जयपुर में जो 2 नगर निगम हैं वो काम से ज्यादा भीतरी पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर नगर निगम ग्रेटर अब सुर्खियों में आ रहा है। 60 से ज्यादा पार्षदों ने कमेटियां भंग करने का संकल्प पत्र मेयर सौम्या गुर्जर को सौंपा है। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा झालावाड़ के गांव लुठानिया पहुंची। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से शहीद की प्रतिमा स्थापित हो रही है। शहीद की वीरांगना अंजना मीणा ने स्पीकर ओम बिरला का आभार जताया। वीरांगना अंजना बोली कि बिरला की वजह से पति की शहादत को सम्मान मिला है। स्पीकर ओम बिरला के कारण उनके 4 साल का संघर्ष पूरा हुआ। अब वो कह सकती हैं कि उनका सिंदूर देश के काम आया। उन्हें पति की शहादत पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि मुकुट मीणा अब सदैव के लिए अमर हो गए हैं। 2 दिन पहले स्पीकर ओम बिरला ने प्रतिमा को दिल्ली से रवाना किया था। करौली की घटना पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। ये घटना का आज 6वां दिन है। घटना में दर्जनों लोग घायल हैं, दर्जनों से ज्यादा दुकानें जली है, 3 दर्जन से ज्यादा वाहन तोड़े गए हैं, फूके गए हैं। 1 एफआईआर मात्र अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ 1 एफआईआर दर्ज है। लोग कागज लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़े थे। हमसे वादा किया था कि हम एफआईआर एक ही दर्ज करेंगे, परंतु जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होना और निरपराध लोगों को लगातार गिरफ्तार करना और दंगइयों के बीच में सामाजिक संतुलन के नाम पर ऐसे लोग जिनका सिर्फ रैली में गए थे, नववर्ष पर रैली के अंदर भाग लेना कोई गुनाह नहीं है, भगवान राम का नारे लगाना कोई गुनाह नहीं है, भारत माता की जय जयकारा करना कोई गुनाह नहीं है। सरकार के पास अगर किसी प्रकार के प्रमाण हो, मुखिया जी ने किस आधार पर कह दिया कि पहले आपत्तिजनक नारों के कारण उत्तेजना हुई, जरा उन नारों को लेकर मेरा दावा, मेरा आरोप अगर उनके पास है
तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। जांच कमेटी जो गई कांग्रेस पार्टी की, वो चुपती क्यों घूम रही है? हिम्मत करके सामने आकर कहे ना कि उनकी जांच का प्रतिवेदन ये कह रहा है, हम इस जांच के प्रतिवेदन को बेखौफ होकर आपके हाथों में सौंप रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं और इसके आधार पर आगे कार्यकारी कार्रवाई भी करेंगे। नव संवत्सर के उपलक्ष्य में बीते शनिवार को करौली में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव के बाद पैदा हुए तनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, अगर एसपी को पहले से पता था छतों से पथराव हो सकता है तो लापरवाही क्यों बरती गई? करौली दंगे के बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर को अगर पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि पहले से प्री प्लान था, इंटेलिजेंस का इनपुट था, एसपी को कहा गया था कि छतों से पथराव हो सकता है, छतों पे लोग खड़े किए जाएं, और प्री प्लान तो था। अब दो विषयों की जांच करने की आवश्यकता है। पहली तो ये कि इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार का कितना दबाव था कि ऐसे गतिविधियां करने वाले, ऐसी कांड करने वालों को प्रश्रय दिया गया और रोका नहीं गया। किसके दबाव में एसपी ने ऐसा निर्णय किया, ये जानकारी होते हुए भी वो इसको रोकथाम के उपाय क्यों नहीं कर पाए। और दूसरा विषय जिसके ऊपर निश्चित रूप से इस राजस्थान में और देश में बहस होनी चाहिए, वो ये है कि भारतीय नववर्ष भारत में मनाया जाए, उसको लेकर के कोई उत्सव किया जाए, उसको लेकर के जिन लोगों के पेट में दर्द होता है, जिन लोगों को कष्ट होता है, वो कौन। अजमेर में धारा 144 लगाई गई है। आगामी 1 महीने तक अजमेर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सरकारी भवनों पर लगाने पर प्रतिबंध है, साथ ही तेज आवाज वाले डीजे पर भी रोक लगी है। हालांकि आदेश में किसी भी धार्मिक पर्व का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एहतियातन कलेक्टर ने पूरे जिले में रोक लगाई है। विधायक वासुदेव देवनानी ने आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कोटा, बीकानेर, जोधपुर के बाद अब अजमेर में भी तुगलकी फरमान जारी हुआ। बता दें, कुछ ही दिन में रामनवमी, महावीर जयंती आने वाले हैं और रमजान चल रहे हैं, और प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द छिन्न भिन्न हुआ है, उसके बाद ये खबर अजमेर से मिल रही है कि यहां पर एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, ठीक है पर्व का नाम नहीं लिया, लेकिन धारा 144 लगाने के पीछे रीजन तो मेंशन्ड होगा ही ऑर्डर्स में। देखिए स्वप्निल, जो प्रशासनिक स्तर पर अभिजीत, आवाज आ रही है आपको? हाँ स्वप्निल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब बोलें। देखिए स्वप्निल, प्रशासनिक स्तर पर जो आदेश कलेक्टर अंशदीप ने निकाले हैं, 2 अलग अलग आदेशों के जरिए धारा 144 के तहत जो शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होती हैं, उसके तहत आने वाले दिनों में जो धार्मिक पर्व है उनको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि कलेक्टर ने किसी भी धार्मिक पर्व का नाम नहीं लिया है, लेकिन अपने ऑर्डर्स में उन्होंने धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सरकारी भवनों पर लगाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ तेज ध्वनि में जो बजने वाले डीजे हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। ये तमाम दोनों रोकों के पीछे कलेक्टर ने अपने आदेश में एसपी की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि इनसे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की आशंका बनी रहती है और कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। इस आदेश के बाद जो अजमेर उत्तर के विधायक हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि इस तरह के फरमान जो है वो औरंगजेबी फरमान है, और जोधपुर, कोटा, बीकानेर के बाद अजमेर में भी जिस तरीके से ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए अपराध जैसा साबित हो रहा है, ऐसा उन्होंने देवनानी ने अपने वक्तव्य में कहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक स्तर पर जो एहतियातन कदम बरते जाने चाहिए वो बरते गए हैं कलेक्टर की ओर से आदेश में, जैसा पिछले दिनों कई जिलों में देखने में आया था, जिस हिसाब से सांप्रदायिक सौहार्द। लेकिन क्या अभिजीत, अगर हम ये कहें कि अगर मान लीजिए जो पूर्व निर्धारित कोई रैली हो या पूर्व निर्धारित कोई प्रदर्शन रहा हो जिसकी परमिशन दे दी गई है, क्या इस आदेश में उनको भी जोड़ा गया है? देखिए, पूर्व में जो आदेश जो परमिशन जारी की गई है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर के अपने आदेशों में बहुत स्पष्ट है, 2 चीजें बहुत स्पष्ट कही गई हैं कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो है वो किसी भी सरकारी भवनों पर, बोर्ड, बिल्डिंग पर नहीं लगेंगे, और जो तेज ध्वनि वाले डीजे हैं, आप समझिएगा नॉर्मल जो बैंड है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो तेज ध्वनि वाला डीजे है उसको इसमें शामिल किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आने वाले दिनों में रामनवमी का पर्व आएगा 10 तारीख को, इसके बाद महावीर जयंती है, इसके अलावा और भी आने वाले धार्मिक त्योहार सामने आने वाले हैं, उसको लेकर जो विभिन्न
आयोजनकर्ता हैं वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास अनुमति के लिए जा रहे हैं। नियम और शर्तों की पालना के साथ उन्हें सशर्त अनुमति भी मिलेगी। दो प्रतिबंध स्पष्ट रूप से है। तेज ध्वनि वाला डीजे, जो आप समझेगा कि नॉर्मल बैंड नहीं होते हैं, उससे ज्यादा आवाज करने वाले यंत्र उसमें लगे हुए होते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो प्रशासनिक तो ये तो स्पेसिफिक 2 पॉइंट्स जिसको अभिजीत आप बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं धारा 144 के जो अन्य दायरे हैं वो भी तो आदेश में एक साथ समाहित हैं ही। नहीं, देखिए स्वप्निल, ये इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो आदेश है ये बहुत सावधानी पूर्वक निकाला गया है। इसमें कहीं पर भी गैदरिंग को, पब्लिक गैदरिंग को अलाउड किया गया है। उसमें कहीं रोक नहीं है। रोक सिर्फ दो चीजों पर है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो है वो सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं लगेंगे और तेज ध्वनि वाले डीजे साउंड जो है वो नहीं बजेगा। तो सिर्फ दो ही प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं, कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के नजरिए से। बाकी अन्य चीजें जो हैं उनको समावेश इसमें नहीं किया गया। संपूर्ण जो धारा 144 है उसे लागू नहीं करते हुए उसके तहत जो प्रदत्त कुछ शक्तियां हैं, सिर्फ उन लिमिटेड शक्तियों का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कलेक्टर के आदेशों में। शुक्रिया अभिजीत, पूरी खबर के लिए भी और इस क्लैरिफिकेशन के लिए भी। बढ़ेंगे आगे। 12 शहर के रिहायशी इलाके में ओपन लैंड पर बनाया गया आलीशान मकान तोड़ा जा रहा है। सुबह नगर परिषद की टीम भारी भरकम लवाजमे के साथ पहुंची, जहां पोकलेन और जेसीबी की मदद से मकान को नेस्तोनाबूद किया गया। यह मकान कमल राठौड़ के करीबी का है। कमल राठौड़ फर्जी पट्टे मामले में इन दिनों जेल में है। शहर के निखिल अपार्टमेंट कॉलोनी में ओपन लैंड पर इस आलीशान मकान को बनाया गया था। नगर परिषद द्वारा निखिल अपार्टमेंट के नाम से जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें जो ओपन लैंड है उस पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया गया है। 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और मकान को तोड़ा जा रहा है, ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। सरकारी ज़मीन है, एक तरह से सरकारी ज़मीन है, ओपन लैंड है, सरकारी है। इसका स्वामित्व नगर परिषद का है। जयपुर को विस्फोटकों से दहलाने की साजिश के तार अब प्रतापगढ़ और भैरवगढ़ जेल से भी जुड़ रहे हैं। रतलाम गई राजस्थान एटीएस की टीम में करीब 30 से ज्यादा जांचकर्ता और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। एक टीम सुबह के समय रवाना हुई, दूसरी 2 जगहों पर पूछताछ के बाद लौटी। एटीएस ने मुख्य साजिशकर्ता इमरान के पोल्ट्री फार्म से करीब 4 बोरों में संदेहास्पद सामग्री जब्त की है। इसकी जयपुर में जांच कराई जाएगी। उधर सूफा से जुड़े 3 अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है। एटीएस को पूछताछ के दौरान इनके इस घटना में शामिल होने का इनपुट मिला है। हालांकि इन संदिग्धों को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जांचकर्ताओं की नजर जेल में बंद कुछ सूफा सदस्यों पर है। संभवतया वे जेल से ही मदद कर रहे थे। एटीएस ने रतलाम में जांच और तलाशी के दौरान 2 महत्वपूर्ण इनपुट हासिल किए हैं। की साजिश में शामिल षड्यंत्रकर्ताओं के खुलासे के बाद एटीएस और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अब रतलाम और जावरा पुलिस ने प्रतापगढ़ जिला जेल में भी संपर्क किया है, क्योंकि यहाँ पर कभी रतलाम जिले के बहुचर्चित कपिल हत्याकांड के आरोपी बंद हैं। ऐसे में उन आरोपियों के तार षड्यंत्रकर्ताओं से जुड़े हुए हैं या नहीं, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। चंचल सनाड, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। दिल्ली में बीजेपी सांसद देवजी पटेल की महादेव रोड स्थित आवास पर राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इसका नाम सांसद संवाद दिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी समेत सभी लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसद मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। अस्वस्थ होने की वजह से उदयपुर सांसद शामिल नहीं हो पाए। 1 घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम के बाद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, केंद्र सरकार की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना है। 7 अप्रैल से शुरू हुआ और 20 अप्रैल तक रहेगा। उस पखवाड़े को सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रोएक्टिव रोल में आगे आए, इस पे विशेष रूप से चर्चा। पार्लियामेंट के हर सेशन के अंदर
हमारे सांसदों की एक बैठक होती है, उसी निमित्त ये बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में संगठनात्मक कार्यों को करना। तभी सभी सांसदों के साथ बैठ करके कोई नाश्ता हुआ, अच्छा नाश्ता सर, और कई विषयों में भी चर्चा हुई, किस प्रकार से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है। देखिए, राजनीति में काम करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन पहला पक्ष तो ये था कि एक तो सांसदों की लगातार